नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस वीकली फीचर सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये जो स्पेशल एंटरप्राइज है, ये डेडिकेटेड है पॉलिटिक्स को, अर्थशास्त्र को। हम इस प्रोग्राम के जरिए हमारी जो सियासत है उसको डिस्कस करते हैं। सियासी चाल भूचाल किस तरह के चल रहे हैं, किस तरह की चौसर बिछाई जा रही है और इस चौसर पर किस तरह की चालें चली जा रही हैं और उन चालों का क्या कुछ असर हम आप पर आता है। इसी तरह के तमाम मुद्दे लेकर हम हर सप्ताह आपके समक्ष आते हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ होते हैं राजनीति के निष्णात, जानकार, राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री चंद्रराज्य सिंह भी, जिन्हें राजनीति का चाणक्य माना जाता है। इस कार्यक्रम के तहत हम उनका स्वागत करते हैं। चंद्रराज जी, स्वागत है। सिंघवी साहब नमस्कार। हाँ साहब, हाँ सुभाष जी। तो प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम हमारे दर्शकों को यह भी बता दें कि चंद्रराज सिंघवी को लगभग 6 दशक का राजनीति का लंबा चौड़ा अनुभव है और राजनीति में जिस तरह की रणनीति उन्होंने आज तक बिछाई है, जिसके कि वो महारथी हैं, और साथ ही पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस किस तरह की होंगी, चुनावी नतीजों की गणित, ये सब भी उनकी महारत का एक अहम पहलू है। आज हम इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर चंद्रराज जी से बात करने वाले हैं। तो चंद्रराज जी, सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं उनका अब देश की राजनीति के ऊपर ओवरऑल क्या इंपैक्ट आने वाला है, यह आप हमें समझाइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरह की राजनीति अब देश में होने वाली है। 5 राज्यों के इन चुनावों को, जैसा कि राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक सेमीफाइनल मान रहे थे, और जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं उस तरह से क्या माहौल आप पाते हैं? जी चंद्रराज जी। सुभाष जी, चुनावों की घोषणा से लेकर चुनाव होने तक आपके इस चैनल ने चाल भूचाल में मेरे 6 इंटरव्यू लिए और भी कई चैनल ने लिए। मैंने सदा एक ही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में बहुत बड़े मत से जीतेगी, आप पार्टी पंजाब में राज बनाएगी, कांग्रेस का कहीं नाम नहीं रहेगा। और आपने मुझे वादा किया था कि मैं कांग्रेस की तलाश के लिए आप मुझे एक माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भेंट करोगे। पहले वो तो भेजिए, क्योंकि अभी चुनाव के बाद मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि कांग्रेस कहां है। टेलीस्कोप तो इसलिए चाहिए कि बहुत दूरी तक कांग्रेस दिख नहीं रही है, और माइक्रोस्कोप इसलिए जी कांग्रेस की साइज इतनी छोटी हो गई है कि उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है। ये 5 चुनाव का लंबे लबाब सार है। इतनी बुरी तरह से कांग्रेस की पराजय होगी मैंने सोचा नहीं था। हाँ, मैं जानता था कि भाजपा जीतेगी, बहुमत लाएगी, कौन बहुमत लाएगी, कांग्रेस का नाम निशान मिट जाएगा, और मिट गया। असल में नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी, वो कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहते हैं। और वो कांग्रेस मुक्त भारत तो देखा नहीं, पर मोदी युक्त भारत दिखा दिया उन्होंने। हर जगह मोदी का नाम है, कभी सोचा भी नहीं होगा हमने। अब लोग कहते हैं अखिलेश आएंगे, बबुआ बुआ, कहां चले गए सब। जातिवाद की राजनीति का सर्वनाश हो गया, बड़ी बड़ी जातियां एक होकर कुछ नहीं कर पाई। मायावती का जाटव समाज एक सीट से ज्यादा ला नहीं पाया। वो चौधरी टिकट इतनी ताकत से बोल रहे थे, एकदम चुप हो गए, सबकी बोलती बंद हो गई। आम जनता ने इस बार राष्ट्रीयता को वोट दिया, देशभक्ति को वोट दिया, भारत के हिंदुत्व को वोट दिया। जब एक तरफा होकर के अल्पसंख्यक अपनी टीम बना रहे थे, तो पर्दे के पीछे बहुसंख्यक भी अपनी टीम बना रहे थे। उन्होंने देखा हम कर देंगे पोलराइजेशन, तो दूसरों ने भी पोलराइजेशन कर दिया। सारा चुनाव गलत हुआ। कांग्रेस का नेतृत्व गलत आदमियों के हाथ में था, कांग्रेस को दिशा दर्शन हुआ ही नहीं। कभी प्रियंका के इतना घूमने की बाद में एक सीट लाती है तो प्रियंका की कार्यकर्ताओं को शर्म नहीं आती है? आप ये बताइए मुझे, कौन से प्रांत में कांग्रेस है? उत्तराखंड में जीतने के चांस थे, हर कांग्रेस चाहता हरीश को हरा दूं, अपने आदमी को हरा दूं, हरीश जी को लंबा कर दिया। उसके बाद में आया था पंजाब में, तो खैर आप पार्टी ने सारी पार्टियों की शेविंग कर दी। इसको बोलते हैं मारबन सुपड़ा साफ कर। हाँ भाई केजरीवाल, क्या चुनाव लड़ा तुमने ढंग से, पंचर वाली के हाथों मुख्यमंत्री को हरवा दिया। यह केजरीवाल जी तुम्हारा कमाल था, पर मैंने
कि केजरीवाल आप पार्टी बहुमत में आएगी पंजाब में, और वो आ गई। तब लोगों ने मेरी बात मानी नहीं, अब मानने लगे हैं। अब आपने मुझे ये पूछा कि चुनाव का आगे क्या असर पड़ेगा। असर कहां पड़ेगा? जब आदमी कोई मरी जाए, मृत हो जाए, उसका दाह संस्कार हो जाए, तो फिर आप पूछते हो कि अब इसकी राख का क्या करें। तो गंगा जी में बहानी पड़ेगी, इसके अलग और रास्ता बस्ता नहीं है। पांचों राज्यों के बाद इनके पड़ोसी राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा और आप पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा। मुझे बड़ा दुख है कि देश की महानतम पार्टी, जिसकी अधिकतम कार्यकर्ता है, राष्ट्र पर 72 साल जिसने राज किया है, उस पार्टी का नामो निशान नहीं बचेगा। अब लोगों ने कहा क्या होगा, तो मैं बता रहा हूं, आप सुन लो। हिमाचल प्रदेश में आप पार्टी अपना वर्चस्व बढ़ाएगी, हरियाणा में आप पार्टी अपना वर्चस्व बढ़ाएगी, पंजाब के बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के बाद आप पार्टी राजस्थान में भी आएगी, आप पार्टी और भी कई स्टेटों में जाएगी, आप पार्टी गुजरात में बहुत ताकत के साथ बढ़ेगी। मैं आपको आज बता रहा हूं जो कोई नहीं बता रहा है। सवाल यह है कि आप पार्टी के आने से राजनीति में परिवर्तन आएगा। आज वो कांग्रेस प्रेसिडेंट डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान अलग प्रदेश है, इसलिए आप पार्टी के आने का असर नहीं पड़ेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, डोटासरा आपका दिमाग अजब है, आप सोचते ही अजब हो। जिस आप पार्टी ने न होते हुए दिल्ली से आपको खदेड़ दिया, दो चुनाव में आपका नामो निशान नहीं रहने दिया, पंजाब में आपकी मुक्ति और छुट्टी कर दी, आप कहते उसका असर नहीं होगा। अरे दो, लेट आप कम इन राजस्थान, मैं बताऊंगा क्या असर होता है, आपका नशा उतर जाएगा। तो इसलिए बचेगी राष्ट्रवाद हिंदुत्व है। और देखो आप पार्टी ने पहला कदम क्या उठाया है, शपथ लिया भगत सिंह के गांव में। यानी आप पार्टी पहली चोरी जो करेगी वो राष्ट्रवाद की चोरी करके भाजपा की जेब से राष्ट्रवाद को निकालने का प्रयास करेगी। कांग्रेस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में तो कांग्रेस भी मृत प्राय है, कांग्रेस का नामो निशान रहने वाला नहीं है, कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा 20-25-30 सीट आने वाली है। अब आप बताओ, जब कांग्रेस है ही नहीं, हरियाणा में बहुत बुरा होने वाला है, हरियाणा में भी कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। अरे मैं तो यहां तक जानता हूं, भूपेंद्र हुड्डा जैसा आदमी हरियाणा का कांग्रेस का सत्तावर नेता भी रास्ता ढूंढ रहा है, उनका भी मन नहीं लगता है कांग्रेस में। कांग्रेस की दुर्गति से देश की सदगति नहीं होगी, भाजपा की सदगति होगी। देश के लिए तो कांग्रेस का विपक्ष में रहना भी जरूरी है। और मायावती वो आई थी, ममता जी बड़े भारी बोल बोल के चली गई, अब वो कहते ईवीएम में गड़बड़ है, तो फिर तुम कैसे जीत गई बंगाल में? वहां का ईवीएम कहीं और से आया था, मुझे समझ नहीं आता ममता जी को हो क्या गया। ममता जी बोलती पहले है, सोचती बाद में, इसलिए ऐसी बोला जाता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, पांचों चुनावों के बाद क्या आपको लगता नहीं है कि देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आएगा? क्या सुभाष जी आपको लगता नहीं है कि आप पार्टी तेजी के साथ 3-4 प्रांतों में और जाएगी? क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस है वो भी गायब हो जाएगी? क्या आपको लगता नहीं है कि माइक्रोस्कोप से भी कांग्रेस नजर नहीं आएगी? क्या आपको लगता नहीं कि कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ चुका है? क्या आपको लगता नहीं कि माँ बहन और भाई के केवल इन 3 से राजनीति चलती नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कि मोदी ने कहा था परिवारवाद का विनाश हो जाएगा, वो हो गया है? क्या आपको लगता नहीं है कि परिवारवाद समाप्त होने की तरफ है? इन सब परिस्थितियों के अंदर आपने जो सवाल पूछा उसका सीधा जवाब है ऊपर जाए, आप पार्टी ही चुनाव में आएगी और विपक्ष का नेतृत्व आप देख लेना। अब राहुल और प्रियंका के हाथ में विपक्ष का नेतृत्व नहीं रहेगा, न रहेगा मायावती और ममता के हाथ में, न रहेगा शरद पवार के हाथ में। विपक्ष का नेतृत्व धीरे धीरे आप पार्टी के हाथ में जाएगा। अरे वो कैसी पार्टी है, पंचन वाली से चीफ मिनिस्टर को हरवा देती है, तो कोई तो बात होगी, आप स्वीकार क्यों नहीं करते हो? अरे भाई दोनों पार्टी के नेताओं स्वीकार करो कि आप पार्टी ने अपनी जगह बड़े रौब और उत्प्रेत से बनाई, क्योंकि आप पार्टी का विकास और आप पार्टी का प्रभाव और आप पार्टी का इन्फ्लुएंस और आप पार्टी का प्रस्तार होना तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेफ है क्योंकि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। ऐसा नेतृत्व देश में है नहीं, ऐसा कोई नेता देश नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व के संघर्ष में सबसे ऊपर तो भाजपा रहेगी, भाजपा के ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, विपक्ष में आप पार्टी आ भी जाएगी तो भाजपा के सत्तारूढ़ बने रहने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुख तो इस बात का है कि बाकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, दुख तो इस बात का है कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचेगा। ये अच्छा नहीं है देश के हित में, लोकतंत्र के हित में भी कांग्रेस का थोड़ा बहुत जिंदा रहना जरूरी है।
और मुझे इसकी संभावना रखती नहीं है। अब सुभाष जी बार बार एक ही सवाल पूछते हैं लोग, आगे क्या होगा? अरे जो पीछे हुआ वही आगे होगा। होना क्या है? नई बात क्या हुई? पहले भी हमने तो यही कहा था, 6 बार आपके इंटरव्यू लिया 3 महीने में। हर इंटरव्यू मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी मुफ्त से जीतेगी और चारों प्रांतों में भाजपा आ जाएगी। और मेरे साथ ने यह भी कहा था कि पंजाब को छोड़कर पंजाब में आप आएगी। बताइए मेरी एक बात भी गलत निकली। तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते हो? बुद्धि के ठेकेदार क्यों बनते हो? अब आज की तारीख में अगर कांग्रेस के बारे में आप किसी से प्रश्न पूछो तो किससे पूछोगे? गुलाम नबी है नहीं, कपिल सिब्बल चुप है, आनंद मुलायम सिंह का पता नहीं है, अजय माकन साहब कांग्रेस का हाल पूछोगे आप तो क्या होगा? अरे कोई जवाब देने वाला व्यक्तित्व भी तो होना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस में क्या है? शांति धारीवाल जी ने बोल दिया कि नौजवान ज्यादा होते हैं इसलिए रेप होते हैं। इससे ज्यादा क्या बोलेगा? और क्षमा मांग ली, हम वो हो जाता तो गलती मान लेनी चाहिए। अब सुभाष जी आप बताओ, आप क्या सोचते हैं? जी आपको लगता है कि 5-6 राज्यों में आपका प्रभाव नहीं बढ़ेगा? हिमाचल में नहीं बढ़ेगा, हरियाणा में नहीं बढ़ेगा, राजस्थान में नहीं बढ़ेगा, गुजरात में नहीं बढ़ेगा? और बता दूं आपको, आने वाले दिनों में 5-6 स्टेटों के अंदर सत्ता में आए या न आए, मुख्य विपक्ष की भूमिका के अंदर आप पार्टी आएगी। देश की राजनीति बदल जाएगी, देश की राजनीति का परिवेश बदल जाएगा, देश की राजनीति का ढांचा बदल जाएगा। और वो आदमी जो गरीब बैठा है साइकिल का पेंचर चेपने वाला, वो भी सोचेगा कि मैं चंडी को हरा सकता हूं, वो भी सोचेगा मुख्यमंत्री को हरा सकता हूं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा विलक्षण परिवर्तन हुआ है। मैं कहता हूं पंजाब के चुनाव तो मुख्यमंत्रियों का कब्रिस्तान बन गया। 2 बार चन्नी हार गए, वो भी हार गए, आपके क्या नाम भूल जाता हूं मैं बार बार। कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, अमरिंदर जी हार गए, अरे धामी हार गया, अमरिंदर हार गया, चन्नी हार गया, सिद्धू हार गया, और उसके बाद भी मूंछों पर था। ये तो कांग्रेस का रौब और रुतबा ऐसा ही, 2 पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे, एक पहलवान ने दूसरे को चित्त कर दिया, तो पड़े हुए नीचे के पहलवान ने टांग ऊपर कर दी। उसे बोला क्या हुआ? बोले मैं हारा तो क्या हुआ, टांग तो मेरी ऊपर है। यह सिद्धांत गलत है। कांग्रेस को अपने सत्ता में, संगठन में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने पर ईमानदारी का लेवल लगाना पड़ेगा, अपने पर चरित्र का लेवल लगाना पड़ेगा, अपने पर देशभक्ति का लेवल लगाना पड़ेगा। अभी तो देखो आपने आज एक छोटी घटना की है, भगत सिंह के जन्मदिन के जन्म स्तर पर शपथ लेकर के, यानी आप पार्टी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति भाजपा की जेब से चुराकर अपनी जेब में डालना चाहती है। यह बुद्धिमानी का खेल है। अब जो होना है वो होगा, मगर मैं एक बात जानता हूं, बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे पार्टी जाए, ये मुल्क अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपने चरित्र, अपने सिद्धांत पर बना रहेगा। इस मुल्क की असलियत, इस मुल्क की हैसियत और इस मुल्क के इजाफे को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भारत मेरा महान है, भारत महान ही रहेगा। तो आपने अभी जो बात कही, जिसको कि हम उधर लेके जाना चाहेंगे, ग्रुप 23 की तरफ, गुलाम नबी आजाद का नाम लिया आपने, कपिल सिब्बल का नाम लिया, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो कि आला कमान जिसको कहा जाता है, उसमें कोई परिवर्तन देखते हैं आप आगामी समय में, या कि अपरिहार्य हो गया है? देखिए ये बात मुझे आप एक बात बताएं, परिवर्तन जब होगा जब आप परिवर्तन करना चाहोगे। ये जो 32 की टीम बनी है, ये 32 की टीम में दम क्या है? क्यों नहीं जाकर के होती? एक बार सोनिया जी से कहते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं, नेतृत्व का है क्या? टेढ़ी बागी बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, बिना तर्क की बातें करते हैं। मैं कहता हूं आज चुनाव करवा लो कांग्रेस की, CWC के, कांग्रेस की AICC के, ये फिर परिवार यही जीतता है, फिर वही राहुल गांधी जीतना है, प्रियंका जीतती है, सोनिया जी जीतती है। सोनिया जी और प्रियंका जी ने इतने जबरदस्त मजबूत के स्टील के चमचे पाल रखे हैं, वो चमचे किसी दूसरे को आने नहीं देंगे, चाहे वो राजस्थान हो चाहे और कोई प्रदेश हो। इसलिए सबसे बड़ा ये हो गया, स्वतः सोनिया जी स्वतः तय करें कि कांग्रेस को नई दिशा, नया खून, नया रक्त, नया नेतृत्व, नई दिशा और नया मार्गदर्शन करने के लिए वही किसी को लाएं तो आएगा उनकी इच्छा के खिलाफ कांग्रेस के अंदर। जी, तो आपने बहुत अच्छे से इसको पूरे सीन को सामने रखा है। एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि क्या अब भारत का जो मुख्य विपक्षी दल है, जैसा कि आपने इशारा भी किया, हम और क्लैरिटी चाहते हैं आपसे उस दिशा में, कि जैसा कि माना जाता था कि पैन इंडिया जो पार्टी है वो पार्टी कांग्रेस रही है, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी लेने वाली है?
करीब करीब आम आदमी पार्टी जगह नहीं लेगी, सारी विपक्षी पार्टी आम आदमी को जगह देगी। लेना और देना बड़ा फर्क का सामने, लेने की जरूरत नहीं है उनको। उनका नेता है केजरीवाल, लोकप्रिय होता जा रहा है। अच्छा, आप मुझे बताओ कौन सी पार्टी का आदमी आएगा? शरद पवार में कितने लगे हुए उनके विशेषण आपको मालूम नहीं है? ममता जी बंगाल के बाहर कहीं है क्या? किसको लाएंगे नेता? अब राहुल गांधी और प्रियंका कोई नेता बनाना चाहे तो बना सकते हैं, तो आज भी कांग्रेस 2-3 स्टेट में है, मगर ये उचित नहीं। उचित तो यह है कि सारी विपक्षी पार्टियों को मिलकर एक राय से एक साथ बैठकर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने चुनौतीपूर्ण इरादे के साथ एक नाम निकालना चाहिए। अब वो नाम किसी का भी निकल सकता है, मैं इस पर तर्क में नहीं पड़ता, ये उन पर छोड़ दिया जाता है, जैसा आप ठीक समझे वैसा। और सुभाष जी, मुझे ये बताइए, इस चुनाव से आपने क्या सीखा? क्या आपको लगता नहीं है कि छोटे बड़े का भेद मिटा है? क्या आपको लगता नहीं कि साधारण आदमी बड़े व्यक्तित्व को हरा सकता है? क्या आपको लगता नहीं कि मामूली से मामूली आदमी बड़े से बड़े दिग्गज को हरा सकता है? ये छोटी बात है क्या? ये बहुत बड़ा परिवर्तन है मतदाताओं के मन में। इस परिवर्तन का सम्मान करना चाहिए, इस परिवर्तन की इज्जत करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वो तो भारत के लोकतंत्र की यही खासियत है कि एक भयंकर तरीके से जिस तरह का परिवर्तन 2014 में देखा गया, और एक जिसको कहा गया कि चाय वाले ने इन बड़े बड़े खानदानों की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में भी हमने ये सुना है कि लाल बहादुर शास्त्री कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं थे, बहुत साधारण से बैकग्राउंड से आते थे। तो ये भारत के लोकतंत्र की खासियत है कि यहाँ मिट्टी के सपूतों को भी आगे बढ़ाने की जनता की एक भावना रही है, और जो काम करने वाला आदमी है, जो कर्मठ है, उसको आगे करने की हमारी जनता की जो एक विलक्षण स्थिति है वो भारत में ही देखने को मिलती है। अब हम आते हैं और आपकी कर्म भूमि राजस्थान की तरफ आगे चलते हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चुनावी नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, इसका असर क्या राजस्थान की भावी राजनीति के ऊपर भी आप देख पाते हैं क्या? राजस्थान की भावी राजनीति में इस चुनाव के पहले भी और बाद में भी एक स्थिति साफ है कि कांग्रेस अपने अंतिम दिनों के अंदर प्रयाण कर रही है। कांग्रेस के आगे राजस्थान में कुछ बनने वाला है नहीं। कांग्रेस आपसी लड़ाई से मुक्त हो नहीं सकती। सचिन पायलट और गहलोत के खेमे लड़े बिना रह नहीं सकते। कांग्रेस में एकता आ नहीं सकती। जाति समीकरण बन नहीं सकते। कांग्रेस सत्ता में आने के नजदीक भी नहीं जाएगी। अगर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो मैंने पहले 4 बार कहा है, कांग्रेस 30-35 सीट के नीचे रहेगी, और सचिन जी आएंगे तो 5-10-15 सीटें जातिवादी और बढ़ जाएगी। लेकिन कांग्रेस का सत्ता में आना असंभव है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। ये कांग्रेस का आखिरी दौर है। इस दौर के बाद कांग्रेस नहीं आएगी। ये भी अच्छी बात नहीं है। कदर रहनी चाहिए कांग्रेस पर, रहेगी नहीं। आप बताइए कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस में कौन व्यक्ति ऐसा है जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इच्छा के विपरीत सत्य को लेकर के 4 लाइन भी उनको बोल सके? जो हामिया करने वाले आदमी होते हैं, जो यस मैन होते हैं, जो स्वीकृति प्रदान करने वाले होते हैं, जो अपने विचारों का अंतर बता नहीं सकते, अपने मन का दोष बता नहीं सकते, अपने विचारों को परिवर्तन करके कह नहीं सकते, उन आदमियों के हाथ में जब कांग्रेस की सत्ता रहेगी तो आप बताओ कांग्रेस का भविष्य होगा? होना यह चाहिए कि अगर एक भी गलती हाईकमान करता है तो नेताओं को खड़े होकर कहना चाहिए यू आर रॉन्ग, हाईकमांड इज रॉन्ग। तो ये कहने की हैसियत नहीं। जहां हाईकमान को बदल नहीं सकते और सुधार भी नहीं सकते तो फिर आपका क्या रोल है राजनीति का? ऐसी राजनीति का अर्थ क्या है? इसलिए बहुत बुरी हालत है कांग्रेस की। इन चुनावों के बाद में जो थोड़ा बहुत उत्साह था वो भी समाप्त हो गया है। सत्ता का भोग कर लो, सत्ता में बैठे रहो, कुर्सियां बांट लो, नौकरियां दे दो, आयोग बना लो, नियोग बना लो, ये सब करते रहो। इसको करने से जनता के मन पर कोई असर नहीं होता है। जनता तो असलियत देखती है, जनता हकीकत देखती है। हमारी जनता की दोनों आंखें 6/6 है, उन्हें कोई गलतफहमी नहीं करा सकता। इसलिए मैं तो चाहूंगा, कांग्रेस के समस्त भाइयों से कहूंगा, मैं भी 30 साल कांग्रेस में रहा हूं, मेरी रगों में भी कांग्रेस का बहुत खूबा है। मैं खुद उनसे कहूंगा कि आप सब एक हो जाओ, एक रास्ता बनाओ, एक नेता चुनो, मिलजुल कर रहो और भाजपा के सामने चुनाव लड़ो। हार के बावजूद भी उत्साह। इन चुनावों का इतना बड़ा असर पड़ा है कांग्रेस पर, आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछो। कांग्रेस में कौन रहना चाहता वो पूछो, कांग्रेस को कौन छोड़ना चाहता वो पूछो। अच्छी स्थिति नहीं है। सब मिलाकर के लोकतंत्र की जरूरत यह है कि 2 बड़ी पार्टियां तो आपस में एक दूसरे का पक्ष विपक्ष संभाले, मगर ऐसी दुर्गति है कि मुझे वापस आपको वही टेलीस्कोप याद दिलाना पड़ेगा, चाहे वो राजस्थान में हो,
चाहे और कोई स्टेट। गुड। एक सवाल हम और करना चाहते हैं आपसे, और वो सवाल जुड़ा हुआ है राजस्थान की ही राजनीति से। राजस्थान की राजनीति में वैसे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो यूपी चुनाव में या पंजाब चुनाव में नहीं गए, लेकिन सचिन पायलट उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय रहे प्रियंका गांधी के साथ में, और वहां कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो सबके सामने है। एक तरह की शून्यता है उस प्रदर्शन में, दहाई तक पार्टी नहीं बढ़ पाई और एक दो सीटों में सिमट के खेल खत्म। लेकिन ऐसे में सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत का यह बयान कि सचिन पायलट को मंत्री मेरी सिफारिश से बनाया गया था, इसके पीछे क्या राजनीति देखते हैं आप? सकता है इसके पीछे क्या, गहलोत जी से पूछो। लेकिन अगर गहलोत जी ने अगर सचिन पायलट को मंत्री बनाया तो अच्छा फैसला था, अच्छा युवा नेता था आगे आगे। अब ये तो वो बताएगा, सचिन पायलट या सोनिया जी बताएगी कि क्यों बनाया गया था, मगर अशोक गहलोत इसका श्रेय लेना चाहे तो मुझे क्या ऐतराज है, लो ना। आप तो ये भी कह सकते हो, अशोक गहलोत तो ये भी कह सकते हैं कि मैंने पूरी कांग्रेस को मैंने ही बनाया। वो तो ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के निर्माण में हरिदेव जोशी, चंद्रमल बैद, परशुराम मदेना, रामनाथ विदा, शेरचंद माथुर किसी का रोल ही नहीं था, मेरा ही मेरा रोल था। कहने में किसी की इनकारी नहीं, मैं मना करने का अधिकारी नहीं, सुन लेता हूं, सुनने में कोई बुराई भी नहीं है। इसलिए अब अशोक जी ने कहा है तो खुशी है। मैं तो कहता हूं सचिन पायलट को धन्यवाद देना चाहिए। अशोक जी आपने अच्छा किया कि मुझे आपने केंद्र में मंत्री बनवा दिया और आपका प्रतिद्वंदी बना दिया। अगर शायद आप ऐसा नहीं करते तो मैं कहीं आता भी नहीं। फिर तो अशोक जी कहेंगे वो डिप्टी सीएम मैंने बना दिया, फिर तो कहेंगे प्रदेश का अध्यक्ष मैंने बना दिया, फिर तो कहेंगे चुनाव भी मैंने लड़ा दिया। अशोक जी जैसे आदमी को, इतने वरिष्ठ आदमी है, 50 साल की राजनीति है उनकी, उनको ऐसी छोटी बात करनी नहीं चाहिए। राजनीति में कोई आदमी एक कारण से नहीं बनता है। कल तो मैं कह दूं कि सरकार मेरे घर में बनाई है तो क्या कहोगे आप? क्या अहमद पटेल मेरी मदद लेने नहीं आया, मुकुल वाल सिंह नहीं आया, राजीव शुक्ला नहीं आया? तो ठीक है, उसका थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है मेरा, पर यह अहंकारपूर्ण बात है। मैं चाहूंगा कि ऐसी अहंकारपूर्ण भाषा का प्रयोग सिद्ध कर दिया जाना चाहिए। वेरी गुड। तो अब कार्यक्रम के अंत में आप ऐसी कोई बात जो हम न पूछ पाए हो वो और कह लीजिए, फिर कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं। नहीं, आपने सारी बातें तो पूछ लेते हो, पीछे आप कुछ छोड़ते नहीं हो। आप माइक्रोस्कोप भी दे दो, टेलीस्कोप दे दो, ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है, तो इसका तो मैं क्या करूं? आपने बहुत पूछा, मैंने बहुत बता दिया। हाँ, एक बात है जो मेरे मन की पीड़ा है कि पूरे देश का विपक्ष मोदी के अच्छे कामों की प्रशंसा क्यों नहीं करता? क्या कोई अच्छे काम की तारीफ करना हमारा पाप है? आज यहां पर जब कोरोना की मामला हुआ तो हमने नहीं कहा गहलोत की तारीफ की, बन गया ही डिड गुड जॉब। बजट दिया तो हमने नहीं कहा ही डिड गुड जॉब। हमारे को, सब लोगों को आलोचना के साथ ही साथ प्रशंसा करने का भी आदत डालना चाहिए। केवल आलोचक क्रिटिक हो जाता है, केवल प्रशंसक चापलूस हो जाता है, प्रशंसा और आलोचना की संतुलन करता है, वो विवेकपूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। मैं चाहूंगा कि हर मतदाता, हर व्यक्ति, हर राजनेता विवेकपूर्ण बने। विवेक से बड़ा दुनिया में कोई अधिकार नहीं, विवेक से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं। वेरी गुड। तो आपने बहुत अच्छे से दर्शकों को बताया क्या हालचाल चल रहे हैं राजनीति के, क्या आगामी दिनों में होने वाला है। तो आपने सुना चंद्रराज सिंह भी को। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत आभार कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे राजनीति के धुरंधर, राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह भी। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू, धन्यवाद गुलाब जी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू